Hello everyone. Today we will discuss our next topic that is vernalization. अभी तक हमने प्लांट में पढ़ा है लॉन्ग डे कंडीशन से शॉर्ट फ्लावरिंग कैसे होती है, शॉर्ट डे कंडीशन में फ्लावरिंग कैसे होती है, जिबरलिक एसिड कैसे इफेक्ट करता है, एंथीसिन कैसे करती है। नाउ हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ वर्नलाइजेशन। इसमें हम पढ़ेंगे कैसे कोल्ड ट्रीटमेंट जो लो टेम्परेचर होता है उसकी वजह से प्लांट के अंदर फ्लावरिंग कैसे अफेक्ट होती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अप टू नाउ वी हैव स्टडीड द इफेक्ट ऑफ फोटो पीरियड ऑन द फ्लावरिंग बिहेवियर इन प्लांट, but in some case temperature influences the photo period and alter the flowering behavior in a number of ways। इसमें क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टेम्परेचर रहेगा कि टेम्परेचर लो है या हाई है, वो क्या करता है फोटो पीरियड को अफेक्ट करता है। उसकी वजह से फिर क्या होती है, चेंज हो जाती है फ्लावरिंग का बिहेवियर। ठीक है, इन 1920 टी डी लेंसिको coined the term vernalization for the requirement of low temperature treatment in plants specially to initiate and hasten the flowering को स्टार्ट करने के लिए और फ्लावरिंग के प्रोसेस को फास्ट अप करने के लिए हमें प्लांट को क्या है लो टेम्परेचर की ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ती है। ये इन साइंटिस्ट ने अपने कुछ एक्सपेरिमेंट से शो करने की कोशिश की। ही स्टडीड द फ्लावरिंग बिहेवियर इन सीरियल्स इन रिलेशन टू लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट एंड फोटो पीरियड। इन्होंने मेनली किसके ऊपर काम किया था, सीरियल्स के ऊपर। वहाँ पर इन्होंने लो टेम्परेचर का जो ट्रीटमेंट दिया और फोटो पीरियड दिया, साथ के साथ उन्होंने देखा कि फ्लावरिंग पे क्या असर हो रहा है। तो इनका एक्सपेरिमेंट क्या रहा वो हम स्टडी करते हैं। देखो स्टार्टिंग में इन्होंने क्या किया कि सीरियल लिया। यहाँ पे देखो अलग अलग कंडीशन दिखा रही है, कोई फॉल, विंटर, स्प्रिंग एंड समर सीजन। तो इन्होंने स्टार्टिंग में फर्स्ट लिया आपकी स्प्रिंग वेराइटी। उसमें इन्होंने क्या किया, स्प्रिंग के सीजन में इस प्लांट को क्या किया, ग्रो सोन किया। ठीक है, और फिर ये प्लांट क्या है आपका समर के सीजन में फ्लावरिंग इंड्यूस कर देता है। फिर इन्होंने नेक्स्ट वेराइटी ली, नेक्स्ट ली इन्होंने विंटर वेराइटी। इसमें इन्होंने क्या किया, विंटर में सोन किया। देन क्या, विंटर के बाद आपका कौन सा सीजन रहेगा, स्प्रिंग। तो सीडलिंग हुई, स्प्रिंग के अंदर वेजिटेटिव पार्ट इसके ग्रो करा प्लांट के। और देन जब आपका समर आया तो उस कंडीशन पे प्लांट ने फ्लावरिंग शो की। नेक्स्ट इन्होंने वैरायटी ली विंटर वैरायटी सोन इन स्प्रिंग। इन्होंने क्या किया, विंटर की वैरायटी ली, उसको सोन किया स्प्रिंग में। तो कोई भी फ्लावरिंग नहीं हुई समर के अंदर, क्योंकि देखो विंटर वैरायटी के लिए क्या खास बात थी कि इसको आपको शो करना पड़ेगा विंटर के टाइम पे। और तब ये क्या करती है कि सारा स्प्रिंग में अपना क्या करेगी, लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट लेगी, उसके बाद फ्लावरिंग करेगी समर में। लेकिन इन्होंने सीधा क्या किया, इनको सोन कर दिया किसमें, स्प्रिंग में। तो जिसकी वजह से इसको क्या है, लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट कंप्लीट नहीं मिला। तो इसके वेजिटेटिव ऑर्गन्स ने क्या फ्लावरिंग शो नहीं की बाद में। नेक्स्ट इन्होंने फोर्थ एक्सपेरिमेंट क्या किया, सेम विंटर वैरायटी ली, उन्होंने सोन किया इस वैरायटी को स्प्रिंग में। लेकिन तब जब सीडलिंग हुई तो सीडलिंग को इन्होंने कोल्ड ट्रीटमेंट दिया, मतलब बिल्कुल लो टेम्परेचर पे सीडलिंग को रख दिया कुछ टाइम के लिए। तो इन्होंने क्या देखा, उसके बाद जब नेक्स्ट समर आती है तो समर के टाइम पे प्लांट ने फ्लावरिंग शो की। ठीक है, तो अभी इसने हम रिटर्न में पढ़ते हैं इनके एक्सपेरिमेंट ने क्या कुछ किया। फर्स्टली स्प्रिंग वेराइटी वीट आर प्लांटेड इन स्प्रिंग, ठीक है, एंड प्रोड्यूस फ्लावर एंड किसके अंदर, समर सीजन में। सेकंड में क्या हुआ था, विंटर वीट आर प्लांटेड इन फॉल एंड प्रोड्यूस द फ्लावर आफ्टर विंटर सीजन एंड सीड्स इन समर सीजन के अंदर। नेक्स्ट में ही ऑब्जर्व दैट इफ द विंटर वीट आर प्लांटेड इन स्प्रिंग, तो इन्होंने क्या किया, फ्लावरिंग फेल्ड हुए प्रोड्यूस करने में। नेक्स्ट फोर्थ एक्सपेरिमेंट में, बट इफ द विंटर वीट आर प्लांटेड इन द स्प्रिंग सीजन एंड सीडलिंग आर सब्जेक्टेड टू कोल्ड ट्रीटमेंट, तो फॉर ए वीक दे आर एबल टू फ्लावर एंड प्रोड्यूस द सीड्स इन द समर सीजन। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया कि कोल्ड ट्रीटमेंट की रिक्वायर होती है प्लांट को अपनी जो है लाइफ वेजिटेटिव से रिप्रोडक्टिव साइकिल में जाने के लिए। इट इज़ क्लियरली इंडिकेटेड दैट द विंटर सीरियल लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट वाज असेंशियल टू फ्लावर इरिस्पेक्टिव ऑफ फोटो पीरियड। इतनी फोटो पीरियड की रिक्वायरमेंट नहीं होती, लाइट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, जितने ज़्यादा क्या है लो टेम्परेचर की ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट होती है प्लांट को। नेक्स्ट है वर्नलाइजेशन एंड फोटो पीरियड। अब ये कंपेयर कर रहे हैं कि वर्नलाइजेशन को किस तरीके से फोटो पीरियड के साथ में अगर हम सोचते हैं तो लॉन्ग डे प्लांट शॉर्ट डे प्लांट में कैसे अफेक्ट रहता है। ठीक है, तो लेटर ऑन इंटरेक्शन बिटवीन दीज टू आर स्टडीड इन अनदर विंटर एंड एनुअल प्लांट्स के अंदर, एनुअल और बाइनल प्लांट्स के अंदर। ठीक है, तो ए फ्यू एग्जाम्पल आर सिटेड। फर्स्टली एनुअल प्लांट लिया हमने, राई लीफ स्पेशली टू स्टेन्सली स्प्रिंग एंड विंटर। First spring stain in is a long day plant. It initiate flowering in about 2 months when the plant is about 6 to 7 leaves.
ठीक है। जो लॉन्ग डे प्लांट लिया जब हमने स्प्रिंग की, कौन सी स्टेन ली, लॉन्ग डे प्लांट स्टेन। तो इसने क्या देखा कि जब फ्लावरिंग इसने 2 मंथ मतलब हो गए थे ना सोन किए, तब उस टाइम पे इनिशिएट की। उस टाइम पे वेजिटेटिवली 6 to 7 लीव स्टेज थी वो, ठीक है। तब विंटर स्टेन ली जो शॉर्ट डे प्लांट की, तो उन्होंने देखा, उन्होंने फ्लावरिंग इनिशिएट की 4 to 5 मंथ्स में, जिस टाइम पे प्लांट के ऊपर 22 लीफ थी। तो ठीक है। तो इसके बाद इन्होंने क्या देखा, इफ सीडलिंग ऑफ विंटर, जो विंटर की सीडलिंग को ही अगर हम 1 डिग्री टेम्परेचर पे रखते हैं कुछ डेज के लिए, तो ये इनिशिएट कर देती है फ्लावरिंग को, जैसे कि स्प्रिंग स्टेज करती है लगभग 2 मंथ में। तो देखो यहाँ पे इन्होंने दिखाया दोबारा से कि नेचर के अंदर क्या होता है, स्प्रिंग स्टेन होती है नॉर्मली 2 मंथ लेती है फ्लावरिंग करने के लिए, विंटर स्टेन जो होती है वो 4 मंथ लेती है फ्लावरिंग करने के लिए। लेकिन अगर हम इस विंटर स्टेज को ही अर्ली में ही क्या है टेम्परेचर दे दें लो टेम्परेचर, तो ये 4 मंथ की बजाय कितने में 2 मंथ में ही क्या है फ्लावरिंग कर देगी। तो प्लांट का क्या है जो टाइम लग रहा था उसको अपने वेजिटेटिव से रिप्रोडक्टिव स्टेज में आने के लिए वो कम हो गया। तो ऐसे अगर टाइम कम हो जाता तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल है ना, हम जल्दी ग्रो कर पाएंगे प्लांट्स की क्रॉप वगैरह को, जो हमारे लिए फूड का प्रोडक्शन करते हैं वो प्लांट को हम ईजिली ग्रो कर पाएंगे और जल्दी मार्केट में उसकी रिक्वायरमेंट हो जाएगी। ठीक है। तो इस तरीके से लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट करके, जैसे हमने यहाँ देखा कि 4 मंथ की बजाय 2 मंथ में ही क्या है प्लांट ने फ्लावरिंग शो कर दी। तो हेयर इन दिस केस वर्नलाइजेशन नॉट प्रमोटेड अर्ली फ्लावरिंग, ठीक है, बट रेंडर द सीडलिंग इनसेंसिटिविटी टू फ्लावरिंग। ये कह रहा है कि यहाँ पर वर्नलाइजेशन ने सिर्फ खाली क्या है प्रमोट नहीं किया फ्लावरिंग को, बल्कि जो प्लांट को क्या है फोटोपेड के लिए सेंसिटिव था उसको इंसेंसिटिव बना दिया कि अब उसे फोटोपेड से ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है। नेक्स्ट है इन बाइनियल प्लांट्स रिमेन वेजिटेटिव इन फर्स्ट सीजन। बाइनियल प्लांट्स जो होते हैं वो फर्स्ट सीजन में क्या थे, वेजिटेटिव थे। विंटर के अंदर लीव्स जो उनकी गिर जाती थी, लेकिन जो एपिकल मेरिस्टेम था उसको वो प्रोटेक्ट करके रखते थे ताकि एपिकल मेरिस्टेम को क्या है कोल्ड ट्रीटमेंट मिल सके। विंटर में क्या होता है आपका लो टेम्परेचर हो जाता है जिसकी वजह से क्या एपिकल मेरिस्टेम को कोल्ड ट्रीटमेंट मिल रहा है। दे रिज्यूम द ग्रोथ इन द फॉलोइंग स्प्रिंग एंड प्रोड्यूस द फ्लावरिंग। तो क्या है स्प्रिंग के तक ये अपनी ग्रोथ को करते रहते हैं और फिर ये फ्लावर करते हैं नेक्स्ट सीजन में। बाइनल में बी इंड्यूस टू फ्लावर इन द सेम सीजन लाइक द एनुअल। जैसे एनुअल्स होते हैं उनको एक ही सीजन में फ्लावरिंग करते हैं और बाइनल को 2 सीजन चाहिए, तो बाइनल को भी हम एक ही सीजन में फ्लावरिंग करवा सकते हैं। कैसे, उसकी सीडलिंग को लो ट्रीटमेंट देके कुछ वीक तक, क्योंकि ये 2 सीजन किस लिए कंप्लीट कर रहा है, लो सीड क्या है विंट, अगर उसको समर में करनी है फ्लावरिंग तो वो विंटर क्यों ले रहा है बीच में, वो विंटर इसलिए ले रहा है ताकि उसको लो ट्रीटमेंट मिल सके, लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट मिल सके, कोल्ड ट्रीटमेंट मिल सके। तो अगर वही कोल्ड ट्रीटमेंट अगर हम उसे आर्टिफिशियली ग्रो कर देंगे, दे देंगे, जैसे हम ग्रीन हाउस बनाते हैं वहाँ पे आर्टिफिशियली देते हैं, तो उसको विंटर वाला इतना टाइम लेने की जरूरत ही नहीं है, वो अर्ली फ्लावरिंग शो करेगा। वर्नलाइजेशन हैज ऑल्सो बीन स्टडीड इन लॉन्ग डे प्लांट्स। Hyoscyamus niger is a long day plant that grow as roste in short day conditions. In it, flower can be induced either by providing the long day condition or by giving the cold treatment. In such case, once the cold treatment is satisfied, plant will be induced to flowering regardless to photoperiod. तब उसको इतना ज़्यादा फोटोपेड के लिए वो नहीं करना पड़ेगा, इंतजार नहीं करना पड़ेगा कि कब उसको शॉर्ट डे चाहिए कब लॉन्ग डे चाहिए। उसको अगर हम आर्टिफिशियली कोल्ड ट्रीटमेंट दे रहे तो वो अपनी कंडीशन सेटिस्फाइड कर लेता है और फ्लावरिंग को इनिशिएट कर देता है। इस एक्सपेरिमेंट में आपको यही दिखा रखा है कि देखो, जो अगर रोस्ट इन शॉर्ट डे कंडीशंस में हम बात करते हैं तो वेजिटेटिव था, लॉन्ग डे ट्रीटमेंट उसको मिला, उसके बाद उसने फ्लावरिंग की। ठीक है। तो यहाँ पर देखो वेजिटेटिव है, रोस्ट इन शॉर्ट डे कंडीशंस में देखो, रोस्ट का मतलब मैंने पहले ही बताया था ना, स्पेशल टाइप ऑफ अरेंजमेंट होती है लीव्स की। ठीक है। तो लॉन्ग डे ट्रीटमेंट जब हमने उसको दिया तब उसने फ्लावरिंग को शो किया था। तो ये इन्होंने दिखाया कि अगर हम लॉन्ग डे ट्रीटमेंट जब दे रहे हैं तो उसकी वजह से हायोसाइमस में किस तरीके से फ्लावरिंग बिहेवियर इंड्यूस हो रहा है। नेक्स्ट है एज एंड साइट ऑफ परसेप्शन। जैसे हमने फोटो पीरियड में पढ़ा था कि वहाँ पर साइट जो है रिसेप्शन की कौन सी थी, लीफ थी, तो इसी तरीके से हम यहाँ पढ़ेंगे कि लो ट्रीटमेंट को सेंस करने वाला प्लांट का कौन सा ऑर्गन है। इन सीरियल वर्नलाइजेशन बेस्ट अकर इन जर्मिनेटिंग सीड्स इवन एट द एम्ब्रियोनिक स्टेज इन मदर प्लांट वेयर एज क्या है बाइनियल मस्ट अटेन सर्टेन ग्रोथ फॉर द वर्नलाइजेशन। कह रहा है सीरियल्स के अंदर जब जो आपकी वर्नलाइजेशन का प्रोसेस है वो सीड सेंस करती है जब वो एम्ब्रियो स्टेज के अंदर होती है। तो बाइनियल प्लांट
कुछ जब, लेकिन अगर हम बाइनरी की कंडीशन की बात करें तो उसमें क्या है, प्लांट को कुछ सर्टेन हाइट तक ग्रोथ करनी पड़ती है, उसके बाद वो सेंस कर पाता है लो टेम्परेचर को। 10 डेज इन हायोसाइकमस और 30 डेज कंडीशंस होते हैं ओर्निथोरा, जिस टाइम पे वो क्या सेंस कर रहे हैं लो टेम्परेचर को। लाइकवाइज रेंज एंड ड्यूरेशन ऑफ टेम्परेचर फॉर द वर्नलाइजेशन ऑल्सो वेरी डिपेंडिंग अपॉन द स्पीसीज। Usually a long exposure with the effective range of low temperature is required. Vernalization is effective only in the meristematic zone of the shoot apex। ठीक है, किसमें कौन सा रहता है आपका, जब सीडलिंग करने के बाद, मैंने दिखाई थी सीड ग्रो करने के बाद सीडलिंग बनती है, तो सीडलिंग के अंदर जो आपका मेरिस्टेमेटिक जोन होता है सूट अपेक्स का, वो यहाँ पर क्या है, वर्नलाइजेशन के प्रोसेस को सेंस करता है। ये आपको कुछ बैक चलते हैं, वहाँ पे दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखो, यहाँ पे सीड सॉ की थी, सीडलिंग हुई, सीडलिंग का जो ये है ना, यहाँ पर एपिकल मेरिस्टेम है, शूट अपेक्स है, वो क्या करता है, सेंस करता है कोल्ड टेम्परेचर को। नेक्स्ट है ड्राई सीड कैन नॉट बी वर्नलाइज्ड। सीड आर फर्स्ट सोकन इन वाटर, देन अलाउड टू जर्मिनेट एंड ग्रो फॉर द रिक्वायर्ड टाइम बिफोर वर्नलाइजेशन ट्रीटमेंट। देन ये तो है भी लो टेम्परेचर को लेना, परसेप्ट करना, उसके बाद अपनी फ्लावरिंग को इंड्यूस करना, इसको आप बोलते हो वर्नलाइजेशन। इसका रिवर्स प्रोसेस देखने को मिलता है डी वर्नलाइजेशन कंडीशन के अंदर। इसमें क्या रहेगा, इफेक्ट ऑफ वर्नलाइजेशन इज रिवर्सिबल। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डीवर्नलाइजेशन। इट कैन बी डन इन वन ऑफ द फॉलोइंग। कैसे हम इसके इफेक्ट को रिवर्स कर सकते हैं, वर्नलाइजेशन के इफेक्ट को? फर्स्ट इज बाय प्रोवाइडिंग द इमीडिएट हाई टेम्परेचर रिक्वायरमेंट। ठीक है, लो टेम्परेचर के बाद हम क्या करेंगे, हाई टेम्परेचर ट्रीटमेंट दे देंगे उसको। फॉर एग्जाम्पल इन विंटर वीट इफेक्ट ऑफ द वर्नलाइजेशन कैन बी फुली नलिफाइड इफ द सीडलिंग आर सब्जेक्टेड टू टेम्परेचर ऑफ 30 डिग्री सेल्सियस। वर्नलाइजेशन में 1 डिग्री सेल्सियस हम टेम्परेचर पे रख रहे थे, तो डीवर्नलाइजेशन में 30 डिग्री टेम्परेचर हम उसको देंगे 3 to 5 डेज के लिए। नेक्स्ट है बाय ड्राइंग द वर्नलाइज सीड फॉर सेवरल वीक्स, बाय कीपिंग द सीड इन एनारोबिक कंडीशन फॉर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, एनारोबिक कंडीशंस में रख देंगे, या क्या करेंगे, ड्राई कर देंगे वर्नलाइज सीड को, या फिर उसको हाई टेम्परेचर ट्रीटमेंट दे देंगे। फर्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब हम प्रॉपरली पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ वर्नलाइजेशन को। ठीक है, कि उसकी क्या क्या मैकेनिज्म, तो कुछ अलग अलग हाइपोथेसिस दी हैं डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट ने, उनके अकॉर्डिंग क्या रहा वो हम यहाँ स्टडी करेंगे। जैसे फर्स्ट हाइपोथेसिस इज न्यूट्रिशनल हाइपोथेसिस। वर्नलाइजेशन इज थॉट टू बी एन एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस। ऐसा माना जाता है कि वर्नलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो हाईली एनर्जी लेके होता है, तो एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस है। सेंस इट इज एन इफेक्टिव व्हेन एम्ब्रियो इज एक्टिव एंड इज सप्लाइड विद कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन। जब एम्ब्रियो, एनर्जी कौन यूज करेगा, एम्ब्रियो ही यूज करेगा, तो एम्ब्रियो जब एक्टिव होगा, उसको कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीजन दी जाएंगी, तब क्या है, ऐसा माना जाता है कि वर्नलाइजेशन का प्रोसेस होता है, एनर्जी डिपेंडेंट है। सेकंड है डेवलपमेंट हाइपोथेसिस। वर्नलाइजेशन ट्रीटमेंट इज परसीव्ड बाय मेरिस्टेमेटिक सेल्स। अभी मैंने ऊपर बताया ना, सूट के अंदर जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं वो क्या करते हैं, वर्नलाइजेशन, वो लो टेम्परेचर को क्या करते हैं, सेंस करते हैं। which transfer the induced physiological and genetic change to the daughter cell through the cell division, so there is no need to transmissible hormones। तो क्या है इसका मतलब है, डेवलपमेंटल प्रोसेस में क्या बोल रहा है ये, कि जो मदर और पेरेंट्स होते हैं उनसे ही उनकी डॉटर के अंदर, डॉटर जो प्लांट बनते हैं उनके अंदर इस प्रोसेस का ट्रांसफर हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल इन द पेक्ट्यूस राई एंड क्राइसैंथेमम, इफ कोल्ड ट्रीटमेंट इज लोकलाइज्ड टू ए सिंगल अपेक्स, इट विल फ्लावर, नॉट द अदर बर्ड विच डिड नॉट रिसीव द कोल्ड ट्रीटमेंट। इस प्लांट के अंदर इन्होंने कहा है कि कोल्ड ट्रीटमेंट अगर सिंगल अपेक्स तक ही है, तो क्या है, सिर्फ जो बर्ड अपेक्स पे वही क्या करेंगी, जर्मिनेट करेंगी, उसी से क्या फ्लावरिंग होगी, अदर नहीं करेंगी। नेक्स्ट इज योर हार्मोनल हाइपोथेसिस। दिस हाइपोथेसिस पोस्टुलेट दैट द वर्नलाइजेशन प्रोड्यूस ए प्रोसीजर ऑफ हॉर्मोन्स। हॉर्मोन है कुछ, जैसे मैंने आपको पीछे बताया था कि जो आपका प्रोसेस रहता है वो किस स्पेसिफिक टाइप के हॉर्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिबर्लिक एसिड है, एंथीसिन्स वगैरह। इसी तरीके से जो आपका यहाँ पर, जैसे फ्लावर की इंड्यूसिंग के लिए हमने पीछे फ्लोरिजन हार्मोन पढ़ा था, इसी तरीके से यहाँ पर वर्नलाइजेशन के प्रोसेस के लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल माना जाता है, ये हाइपोथेसिस, आज तक किसी ने वर्नलिन हार्मोन को निकाल के देखा नहीं है। ऐसा माना जाता है एक स्पेसिफिक हार्मोन है जो इस ट्रीटमेंट के को पूरा करवाता है, वो है वर्नलिन। दी प्रिकर्सर इज ट्रांसपोर्टेड। इसका जो वर्नलिन है उसका प्रिकर्सर है, जिस चीज़ से वो बनता है वो क्या ट्रांसपोर्ट होता है सूट के स्टेम के अपेक्स तक, जहाँ पर इसको स्टोर किया जाता है थोड़े टाइम के लिए, बाद में क्या है फ्लावरिंग हार्मोन को ये बनाता है जब फेवरेबल कंडीशन होती है। तो वर्नलिन यहाँ पर माना जाता है जो फ्लावरिंग हार्मोन है ड्यूरिंग द वर्नलाइजेशन प्रोसेस। ठीक है,
They also demonstrated that vernalized tumulus is transmissible by grafted union. If the vernalized hycocymus is grafted with non-vernalization binary, both flower long डे कंडीशन में रखेंगे तो फ्लावरिंग होगी। ये कह रहा है कि एक प्लांट है हाइकोसाइमस, वो क्या वर्नेलाइज्ड है, उसको हमने क्या है कोल्ड ट्रीटमेंट दे रखा है। जब हम उसको ग्राफ्ट करते हैं दैट मीन्स उसको कंबाइन करते हैं किसी दूसरे प्लांट के साथ में जो कैसा है बाइनल प्लांट और नॉन वर्नेलाइज, जिसको कोल्ड ट्रीटमेंट हमने नहीं दिया। तो इकट्ठा जब इनको ग्राफ्ट करने के बाद यूनियन करने के बाद इन दोनों प्लांट का एक प्लांट बनाने के बाद जब हम इसको रखेंगे लॉन्ग डे कंडीशन के अंदर तो दोनों प्लांट के अंदर क्या होगा भाई, फ्लावरिंग होगी। तो इससे क्या पता चलता है कि जो आपका वर्नेलाइज्ड हार्मोन है वर्नेलिन है वो क्या है ट्रांसमिसेबल है, वो एक पार्ट से दूसरे प्लांट के अंदर जा रहा है। अब इसका ऑब्जेक्शन क्या है, मैंने बताया ना ये सब हाइपोथेसिस आज तक क्या है इनको हमने डिटेक्ट करके नहीं देखा है। तो इसका ऑब्जेक्शन क्या है, इट इज़ नॉट क्लियर वेदर द फ्लावर इज रिजल्ट ऑफ वर्नेलिन और एलडीपी। अभी तक ये बात भी क्लियर नहीं है कि वर्नेलिन की वजह से फ्लावरिंग हो रही है लॉन्ग डे प्लांट कंडीशंस की वजह से। हाउ एवर लाइक फ्लोरिजन, जैसे फ्लोरिजन मैंने पीछे बताया था वो भी क्लियर नहीं था ना उसको डिटेक्ट किया था हमने आज तक। इसी तरीके से ये भी एक वर्नेलिन इज ऑल्सो नॉट डिटेक्टेड एंड रिमेड एज ए हाइपोथेटिकल सब्सटेंस। अभी हमारे सोच में है कि ऐसा हो सकता है, तो मतलब क्या है कि इस एरिया में काम करने की और ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, स्कोप है या साइंटिस्ट के पास में इस एरिया पे और काम करे और डिटेक्ट करे कि एक्चुअली में जो फ्लावर है वो इंड्यूस किसकी वजह से हो रहा है, कोई पर्टिकुलर हार्मोन है या जो ऑलरेडी डेवलपमेंटल हार्मोन है उनकी वजह से हो रहा है। नेक्स्ट इज वर्नेलाइज्ड एलाइजेशन एंड जिबरलिन। अभी हमने पीछे पढ़ा था जैसे कि लॉन्ग डे प्लांट और शॉर्ट डे प्लांट में मैंने बताया था कि जिबरलिन जो होता है वहाँ पर लॉन्ग डे प्लांट में क्या था अभी वो स्टेम की इनलोंगेशन करवा रहा था और शॉर्ट डे प्लांट के अंदर एंथीसिन्स वगैरह के साथ में मतलब लॉन्ग डे प्लांट में एंथीसिन के साथ में मिलके फ्लावरिंग करवा रहा था और शॉर्ट डे प्लांट में सिर्फ स्टेम की इनलोंगेशन करवा रहा था। अब यहाँ पे भी हम पढ़ेंगे कि जो वर्नेलिन है वो जिबरलिक एसिड और एंथीसिन के साथ में मिलके किस तरीके से काम कर रहा है यहाँ पे। फर्स्ट इज long demonstrated that gibberellic acid can be substitute for vernalization in some biennial and perennial plant. He explained the concept in the following way. In long day plant, vernelline is converted into gibberellin and anthocyanin is already present in the long day plant. तो anthocyanin along with the gibberellic acid induce the flowering long day condition। ये देखो वर्नेलिन है, यहाँ पे क्या है लॉन्ग डे प्लांट कंडीशन के अंदर वर्निलिन क्या है कन्वर्ट हो जाता है जिबरलिन के अंदर, फिर जिबरलिन और लॉन्ग डे प्लांट में ऑलरेडी एंथीसिन प्रेजेंट होता है, ये दोनों मिलके क्या करते हैं फ्लावरिंग को इंड्यूस करवाते हैं। अब अगर बात करते हैं यही शॉर्ट डे कंडीशन में, तो शॉर्ट डे कंडीशन में मैंने आपको बताया एंथीसिन एब्सेंट होता है, तो वहाँ पर वर्निलिन क्या है जिबरलिक एसिड में कन्वर्ट नहीं होता है क्योंकि वहाँ पर जिबरलिक एसिड होता ही नहीं है, सिर्फ स्टेम के इनलोगेशन के लिए होता है, फ्लावरिंग में उसका कोई भी रोल नहीं होता है। तो इन वर्नेलिन की वजह से अकेले वर्नेलिन की वजह से कोई भी फ्लावरिंग इंड्यूस नहीं होती है। तो थो द जिबरलिक एसिड अपीयर टू बी सब्सिट्यूट फॉर कोल्ड ट्रीटमेंट और फॉर लॉन्ग डे ट्रीटमेंट बट डेवलपमेंट पैटर्न इन द वर्नेलाइज्ड एंड द जिबरलिक एसिड ट्रीटमेंट प्लांट इज सिग्निफिकेंटली डिफरेंट। Following vernalization, flowering bud become evident as soon as the stem elongation begun, where flowering gibberellic acid stem first elongate to produce vegetative shoot and flower bud appear later। वही बताया ना जिबरलिक एसिड की जैसे फर्स्ट क्या हुआ स्टेम इलोंगेट होते हैं उसके बाद में क्या होता है फ्लावरिंग होती है। इसी फिनोमिना को आप क्या बोलते हैं ब्लोटिंग। मोर एवर रिसेंट जेनेटिक स्टडीज ऑफ द फ्लावरिंग हैव कंफर्म दैट जिबरलिन एंड वर्नेलाइजेशन ऑपरेट थ्रू द सेपरेट एंड इंडिपेंडेंट जीन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे बायोलॉजिकल क्लॉक के बारे में स्टडी करेंगे। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।